इंसानी दिमाग की ना एक बहुत ही अजीब आदत होती है। कैसी आदत? मतलब हम सब जीवन में कुछ न कुछ नया सीखना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सफलता तक पहुंचने का जो रास्ता है, हमारा दिमाग उसे अक्सर एक खतरे या एक बहुत बड़े बोझ की तरह देखता है। हाँ, ये तो है। जैसे मान लीजिए कोई घर में कोई नई जटिल मशीन लेकर आता है या कोई नया वाद्य यंत्र जैसे गिटार सीखना शुरू करता है। हम बस एक बटन दबाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो तुरंत काम करने लगे। बिल्कुल, तुरंत नतीजे चाहिए सबको। सही कहा। और अगर उसे सेट करने में या सीखने में थोड़ा भी समय लग जाए तो वो जो शुरुआत का उत्साह होता है ना, उसकी जगह एक गहरी झुंझलाहट हावी होने लगती है। ऐसा लगता है कि बस किसी तरह ये काम जल्दी से खत्म हो जाए। देखिए, ये बहुत ही स्वाभाविक है। मतलब अगर हम एवोल्यूशन या विकासवाद के नजरिए से देखें तो हमारे दिमाग को इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि वो हमेशा ऊर्जा बचाना चाहता है। ऊर्जा बचाना चाहता है? मतलब कैसे? हाँ, जब भी हम कुछ नया सीखते हैं ना, तो दिमाग को नए न्यूरल पाथवे बनाने पड़ते हैं और इस काम में बहुत ज्यादा मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। अच्छा। इसलिए दिमाग हमें हमेशा तुरंत उस अंतिम परिणाम तक पहुंचने के लिए धकेलता है। बीच की जो प्रक्रिया है, जो संघर्ष का समय है, वो दिमाग को एक फालतू का खर्च और एक बड़े बोझ की तरह लगता है। आप समझ में आया। और शायद यही वजह है कि जब कोई इंसान एक नया बिजनेस शुरू करता है या कोई नई भाषा सीखना शुरू करता है, तो शुरुआती कुछ दिनों का वो भारी जोश बहुत ही जल्द एक गहरी निराशा में बदल जाता है। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि तुरंत नतीजे पाने की हमारी जो एक सामूहिक आदत बन चुकी है, वो लंबी अवधि के लक्ष्यों में पूरी तरह से फेल हो जाती है। एकदम सही बात है। तो आज की इस गहन चर्चा यानी इस डीप डाइव में हम ठीक इसी समस्या की मनोवैज्ञानिक जड़ों तक जाने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों कुछ लोग किसी भी मुश्किल से मुश्किल स्किल में बिना किसी तनाव के बड़ी आसानी से महारत हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग हमेशा संघर्ष, चिड़चिड़ेपन और निराशा से ही घिरे रहते हैं। ये सच में एक बहुत जरूरी विषय है। हाँ, और आज हमारी इस चर्चा का मुख्य आधार है YouTube चैनल बुकपीडिया द्वारा प्रस्तुत थॉमस एम स्टर्नर की बहुत ही चर्चित किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड का शानदार सारांश। और आज का हमारा मुख्य उद्देश्य महज कुछ टिप्स देना नहीं है। मतलब हमें ये समझना है कि कैसे हम अपने सोचने के तरीके यानी अपने माइंडसेट को न्यूरोलॉजिकल स्तर पर बदलकर तनाव से पूरी तरह मुक्त होकर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। आज के इस तेज तर्रार और सूचनाओं से भरे दौर में, जहां हर किसी का दिमाग हमेशा भविष्य की चिंताओं में और क्या होगा के शोर में उलझा रहता है, ये चर्चा उस शोर को शांत करने का एक बहुत ही वैज्ञानिक और दार्शनिक नजरिया पेश करती है। स्टर्नर का पूरा काम हमें ये सिखाता है कि असली सफलता वो नहीं जो सिर्फ मंजिल पर पहुंचकर मिलती है, बल्कि वो उस मंजिल तक पहुंचने की प्रक्रिया में ही छिपी होती है। बिल्कुल, वो एक न्यूरोलॉजिकल अवस्था है जो उस प्रोसेस में ही है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब कोई कुछ नया सीखना शुरू करता है तो वो शुरुआत का उत्साह इतनी जल्दी फ्रस्ट्रेशन में क्यों बदल जाता है? इसका सीधा सा कारण है हमारा समाज। हाँ, स्रोत सामग्री में एक बहुत ही सटीक बात कही गई है कि हमारा पूरा समाज ही नतीजों यानी प्रोडक्ट पर आधारित है। बचपन से ही हमें एक खास सांचे में ढाला जाता है। जैसे स्कूल में सिर्फ अच्छे नंबरों की अहमियत होती है। बिल्कुल, स्कूल में नंबर, नौकरी में सिर्फ प्रमोशन, हर चीज को सिर्फ उसके अंतिम परिणाम से नापा जाता है। सही कहा। लेकिन इसका हमारे दिमाग पर मनोवैज्ञानिक असर क्या होता है? इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत ही गहरा होता है। जब कोई अपना सारा ध्यान सिर्फ अंतिम परिणाम पर लगा देता है, तो वर्तमान में वो जो काम कर रहा है उसके लिए दिमाग की वर्किंग मेमोरी कम पड़ जाती है। वर्किंग मेमोरी कम पड़ जाती है? थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे? इसे ऐसे समझिए, अगर कोई व्यक्ति पियानो सीख रहा है और उसका ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि वो कब एक परफेक्ट धुन बजा पाएगा, तो उसके दिमाग का आधा हिस्सा भविष्य की चिंता में अटका हुआ है। ओहो, मतलब वो प्रेजेंट में है ही नहीं। एकदम सही। ऐसे में वर्तमान क्षण में उंगलियों के सही मूवमेंट पर फोकस करने के लिए दिमाग के पास प्रोसेसिंग पावर ही नहीं बचती। अरे बाप रे। हाँ, ये बेचैनी और खुद को जज करने की आदत इंसान को अंदर से तोड़ देती है। जबकि अगर हम एक छोटे बच्चे को देखें जो चलना सीख रहा है, हाँ, वो बच्चा तो बार बार गिरता है। बिल्कुल, लेकिन क्या वो गिरने पर निराश होकर चलना छोड़ देता है? नहीं, वो तो उठ के फिर से कोशिश करता है। क्योंकि उस बच्चे को परफेक्ट चलने की कोई जल्दी नहीं होती।
उसका ध्यान प्रोसेस पर होता है, प्रोडक्ट पर नहीं। या जैसे एक चित्रकार होता है। चित्रकार का क्या उदाहरण है? जब एक सच्चा चित्रकार पेंटिंग बनाता है तो वो ये नहीं सोचता कि पेंटिंग कब पूरी होगी और गैलरी में बिकेगी। वो बस हर एक ब्रश स्ट्रोक का आनंद लेता है। या फिर जिम जाने वाले व्यक्ति को ही ले लीजिए। जिम वाला उदाहरण तो बहुत आम है। हाँ, अगर कोई सिर्फ अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन या नतीजों पर ध्यान दे तो उसे हर दिन का वर्कआउट एक भारी बोझ लगेगा। लेकिन अगर वो हर एक रैप पर फोकस करे तो वो उस दर्द को भी एंजॉय करेगा। अरे वाह, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे हम किसी बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी रास्ते पर सफर कर रहे हों, लेकिन हमारी नजर बाहर के खूबसूरत नजारों, बर्फ से ढके पहाड़ों और देवदार के पेड़ों पर न होकर सिर्फ कार के डैशबोर्ड पर लगे मंजिल वाले जीपीएस पर घड़ी हो। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। मतलब हम बस स्क्रीन पर वो लाल और नीली लाइनें देख रहे हैं कि पहुंचने में और कितना समय बचा है। उस मंजिल तक पहुंचने की जल्दबाजी में हम पूरे के पूरे सफर को ही एक बोझ बना देते हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि जब हम सिर्फ नतीजों पे फोकस करते हैं तो हमारा दिमाग कभी भी वर्तमान में नहीं रहता। हाँ, वो या तो पास्ट में होता है या फ्यूचर में। बिल्कुल, या तो अतीत की विफलताओं में फंस जाता है कि पिछली बार मैं फेल हो गया था, या फिर भविष्य की चिंताओं में कि क्या मैं सफल हो पाऊंगा। लेकिन जब हम प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो दिमाग वर्तमान में आ जाता है और शांत हो जाता है। लेकिन यहाँ एक पेच है। क्या पेच है? ये थ्योरी सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि प्रक्रिया पर ध्यान दो, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा नया काम है जो सच में बहुत जटिल है, जैसे कोडिंग सीखना या कोई नया बिजनेस मॉडल तैयार करना। तब कोई उस प्रक्रिया को एंजॉय कैसे करे? वो कॉम्प्लेक्सिटी तो किसी को भी डरा देगी ना। हाँ, डर तो लगता है। और यहीं से स्रोत में थॉमस एम स्टर्नर का वो शानदार 4S का मंत्र आता है। 4S मंत्र? जी, ये किसी भी मुश्किल काम के मनोवैज्ञानिक बोझ को कम करने का एक बेहतरीन फ्रेमवर्क है। इसमें पहला S है सिंप्लीफाई, यानी सरल बनाना। सिंप्लीफाई मतलब किसी बड़े काम को छोटे हिस्सों में तोड़ना। बिल्कुल, न्यूरोलॉजी के नजरिए से ये बहुत जरूरी है। जब हमारे सामने कोई बहुत बड़ा और जटिल काम होता है तो हमारे दिमाग का अमिगडाला, जो डर और खतरे को महसूस करता है, सक्रिय हो जाता है। अच्छा, तो दिमाग पैनिक करने लगता है। हाँ, उसे लगता है कि ये काम हमारी क्षमता से बाहर है। इसलिए अगर कोई पियानो सीख रहा है तो पहले दिन ही कोई बड़ी सिम्फनी बजाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पहले सिर्फ एक स्केल पे फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, जब हम काम को सरल बना देते हैं तो वो खतरे का सायरन बजना बंद हो जाता है। ये बात तो समझ में आती है कि काम को सरल बना लिया जाए, लेकिन कई बार एक सरल काम भी मात्रा में बहुत बड़ा हो सकता है। मात्रा में बड़ा मतलब? जैसे अगर किसी को एक बहुत ही आसान भाषा में लिखी गई 1000 पन्नों की किताब पढ़नी है। अब वो आसान तो है, लेकिन 1000 पन्ने देखकर तो पहाड़ जैसा लगेगा ना, तब क्या किया जाए? बहुत बढ़िया सवाल है, और यहीं पर दूसरा S काम आता है, जो है स्मॉल, यानी छोटे कदम। स्मॉल कदम? हाँ, स्रोत ये समझाता है कि हमें काम की मात्रा को इतना छोटा कर देना चाहिए कि हमारा दिमाग उसका विरोधी ना कर सके। 1000 पन्नों की किताब देखकर दिमाग घबराएगा, लेकिन अगर लक्ष्य सिर्फ दिन के 5 पेज पढ़ना रखा जाए तो दिमाग को ये कोई खतरा नहीं लगेगा। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है, डोपामीन। वही फील गुड केमिकल। बिल्कुल, जब कोई इंसान दिन के वो 5 पेज पढ़ने का छोटा लक्ष्य पूरा करता है तो उसके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। इससे खुशी का एहसास होता है, और यही डोपामीन इंसान को अगले दिन फिर से वो 5 पेज पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये सच में बहुत दिलचस्प है। मतलब छोटे लक्ष्य रखकर हम असल में अपने दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हैक कर रहे हैं। एकदम सही। और इसके बाद तीसरा S आता है शॉर्ट, यानी कम समय। शॉर्ट, लेकिन हम तो अक्सर ऐसा मानते हैं कि अगर किसी चीज में एक्सपर्ट बनना है तो दिन में लगातार 8-10 घंटे अभ्यास करना ही होगा। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। स्टर्नर समझाते हैं कि हमारे दिमाग की गहरी एकाग्रता की क्षमता बहुत सीमित होती है। घंटों तक बिना रुके काम करने से उत्पादकता गिर जाती है। थकावट के साथ किया गया लंबा अभ्यास दिमाग में गलत न्यूरल पैटर्न बना सकता है। ओहो, मतलब ज्यादा मेहनत उल्टी पड़ सकती है। बिल्कुल, इसलिए घंटों तक बेमन से लगे रहने से कहीं बेहतर है कि छोटे छोटे सेशन रखे जाएं, जैसे 30 या 45 मिनट के, लेकिन उन सेशंस में एकाग्रता पूरी हो। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जी। और इस 4S मंत्र का आखिरी S है स्लो, यानी धीरे धीरे आगे बढ़ना। स्लो। हाँ, स्रोत इसे एक मूर्तिकार के उदाहरण से समझाता है। एक मूर्तिकार जब पत्थर तराशता है तो वो हथौड़े की हर एक चोट बहुत ध्यान, नियंत्रण और धैर्य से मारता है।
हाँ, क्योंकि एक गलत चोट से मूर्ति खराब हो सकती है। बिल्कुल, जल्दबाजी से पूरा काम बिगड़ सकता है। ओहो, यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? मेरे दिमाग में एक व्यावहारिक सवाल आ रहा है। ये जो स्लो और स्मॉल वाली पूरी फिलॉसफी है, क्या ये आज के इस तेज तरार दुनिया में काम करेगी? आपका मतलब है आज के कॉम्पिटिटिव माहौल में? हाँ, मतलब अगर कोई इंसान सब कुछ बहुत धीरे धीरे और छोटे छोटे स्तर पर करेगा, तो क्या वो दूसरों से बहुत पीछे नहीं रह जाएगा? यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है। बाहर से देखने पर यही लगता है कि जो तेज भाग रहा है वो जल्दी पहुंचेगा। बिल्कुल, वही तो। लेकिन अगर हम लंबी अवधि के ग्राफ को देखें तो कहानी बिल्कुल अलग होती है। तेज भागने की कोशिश में इंसान बहुत जल्दी बर्नआउट का शिकार हो जाता है। हाँ, एनर्जी खत्म हो जाती है। हाँ, और वो काम बीच में ही छोड़ देता है। स्लो और स्मॉल कदम दरअसल हमें निरंतरता देते हैं, और कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी चाबी है। रोज थोड़ा थोड़ा काम एक कंपाउंडिंग इफेक्ट पैदा करता है, जो लंबी अवधि में किसी भी हड़बड़ी से कहीं अधिक तेज परिणाम लाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मान लेते हैं कि हमने प्रोसेस पर फोकस करना सीख लिया, 4S मंत्र भी अपना लिया, लेकिन हम इंसान हैं, मशीन नहीं। बिल्कुल। गलतियां तो फिर भी होंगी। जब हम कुछ नया सीख रहे होंगे तो कभी ना कभी उंगलियां गलत कीबोर्ड पर पड़ेंगी, और तब अंदर से वो एक आवाज उठेगी कि ये मेरे बस की बात नहीं है। वो अंदर का आलोचक। हाँ, वो जो हमारे अंदर एक निर्मम जज बैठा है, उसे कैसे शांत किया जाए? इस जज से निपटने के लिए स्रोत दो बहुत ही शक्तिशाली मानसिक अवस्थाओं के बारे में बताता है। पहला है इक्वेनिमिटी, जिसे हम संभाव कह सकते हैं, और दूसरा है ऑब्जर्वर माइंड, यानी दृष्टा भाव। संभाव? क्या इसका मतलब अपनी भावनाओं को मार देना है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अपनी भावनाओं को काबू में रखना और बिना ओवर रिएक्ट किए स्थितियों का स्वीकार करना। जैसे ध्यान करते समय का उदाहरण लीजिए। मेडिटेशन वाला। हाँ, जब हम ध्यान में बैठते हैं और बाहर से कोई शोर आए तो आम प्रतिक्रिया होती है चिड़चिड़ाना। लेकिन संभाव का अभ्यास हमें सिखाता है कि उस शोर को सिर्फ महसूस किया जाए, उस पर गुस्सा ना किया जाए और जाने दिया जाए। एक मिनट, ये संभाव और ध्यान वाली बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल। लेकिन क्या एक आम इंसान जो ऑफिस की डेडलाइन और ट्रैफिक से जूझ रहा हो, अपनी गलतियों पर सच में इस तरह का संभाव ला सकता है? बिल्कुल ला सकता है। जब हम रोज ऐसा करते हैं तो हम असल में अपने दिमाग के अमिगडाला को शांत करना सीख रहे होते हैं, और यही हमें दूसरे स्तर पर ले जाता है, दृष्टा भाव। आहा, दृष्टा भाव। अगर मैं इसे अपने नजरिए से देखूं तो ये ऐसा है जैसे हम मैदान में खेल रहे क्रिकेट के खिलाड़ी की बजाय कमेंट्री बॉक्स में बैठे कमेंटेटर बन जाएं। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। मतलब जो खिलाड़ी मैदान में है, जब उससे कैच छूटता है तो वो हताश हो जाता है, लेकिन जो कमेंटेटर ऊपर बैठा है वो मैच की हर गलती को देख रहा है। हाँ, रिप्ले में देख रहा है। बिल्कुल, लेकिन उस पर गुस्सा होने के बजाय बड़ी शांति से उसका विश्लेषण कर रहा है कि पैरों की मूवमेंट गलत थी। दृष्टा भाव का मतलब है अपनी ही जिंदगी का कमेंटेटर बन जाना। एकदम सटीक। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो जब हम दृष्टा भाव अपनाते हैं तो गलतियां हमें असफलताएं नहीं लगती। तो क्या लगती हैं? वे सीखने के अवसर बन जाती हैं। मान लीजिए गिटार सीखते समय उंगलियां सही जगह नहीं जा रही हैं, तो दिमाग ये नहीं कहेगा कि मैं बेवकूफ हूँ। वो बस ये कहेगा कि अभी मैं सीख रहा हूँ, ये सामान्य है। बिल्कुल, और इससे हमारा तनाव बिल्कुल शून्य हो जाता है। और जब ये तनाव शून्य हो जाता है तब हम अपने सबसे बड़े डर का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, और वो है हमारा कंफर्ट जोन। हाँ, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सबसे मुश्किल होता है। हम सभी जानते हैं कि हमें उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन लोग निकलते क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा दिमाग सुरक्षा पसंद करता है। असली विकास तो कंफर्ट जोन के बाहर ही होता है। नई चीजों को अपनाते समय शुरुआती असहजता केवल एक संकेत है कि शरीर और दिमाग बदल रहे हैं। जैसे जिम जाने के शुरुआती दिनों में शरीर में दर्द होता है। बिल्कुल। हम अक्सर किसी काम में होने वाली उस असहजता को एक रेड सिग्नल मान लेते हैं कि हमें रुक जाना चाहिए। हाँ, लोग डर जाते हैं, जबकि वास्तव में वो एक ग्रीन सिग्नल है कि हम ग्रो कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। और ये प्रैक्टिसिंग माइंड सिर्फ नई स्किल सीखने तक सीमित नहीं है, ये एक जीवन शैली है। स्रोत में एक माली का उदाहरण दिया गया है। माली का? हाँ, एक माली सिर्फ एक सुंदर बगीचे की चाह नहीं रखता, बल्कि पौधे लगाने और पानी देने की प्रक्रिया का भी आनंद लेता है। ओ, मतलब उसे प्रोसेस से प्यार हो जाता है। जी, अनुशासन कोई बोझ नहीं रहता, वो खुद एक स्किल है जिसे ऐसे ही विकसित किया जाता है।
द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें पूरी जिंदगी में महारत हासिल करने की आजादी देता है। तो आज की इस डीप डाइव में हमने जाना कि गिरकर उठने वाले बच्चे से लेकर 4S सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट, स्लो के मंत्र तक, और कमेंटेटर की तरह अपने विचारों को देखने से लेकर माली की तरह प्रक्रिया से प्यार करने तक असली महारत लक्ष्य में नहीं, सफर में है। बिल्कुल, सफर ही सब कुछ है। लेकिन जाते जाते एक ऐसा विचार छोड़ना बहुत जरूरी है जो इस चर्चा को और भी प्रैक्टिकल बनाता है। क्या विचार है? चूंकि हमारी जिंदगी का हर पल एक प्रैक्टिस है, तो जरा सोचिए, क्या वो रोजमर्रा के उबाऊ काम जैसे बर्तन धोना या ट्रैफिक में इंतजार करना दरअसल हमारे फोकस और धैर्य को प्रैक्टिस करने की सीक्रेट ट्रेनिंग सेशन हो सकते हैं? अरे वाह, ये नजरिया तो सब कुछ बदल देगा। बिल्कुल। अगर हम अपने जीवन की हर छोटी और उबाऊ चीज को एक प्रैक्टिस सेशन मान लें, तो कल सुबह से हमारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। सच में बहुत बदल जाएगी। इसी खूबसूरत विचार के साथ आज की इस ज्ञानवर्धक और गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहिए और हर दिन कुछ नया पूरी जागरूकता के साथ सीखते रहिए।